हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉलीवुड बाय जॉली भाटिया। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और आखिरी बार बाबा केदारनाथ के दर्शन लेने के बाद हमने अपनी वापसी की तैयारी शुरू कर दी। वापसी के लिए करीबन 25 किलोमीटर का ट्रैक दोबारा नीचे उतरना था। केदारनाथ धाम आने के लिए हम घोड़े पे जिस रास्ते से आए थे हमें उसी रास्ते से दोबारा नीचे भी उतरना था। मुश्किल बस इसी बात की थी कि जिस रास्तों से यात्री जाते हैं उसी रास्ते से घोड़े जाने की वजह से कई बार घोड़ों की टक्कर लग जाती है, कई बार एक्सीडेंट्स का भी खतरा बना रहता है और घोड़ों की गंदगी के कारण भी रास्ता और ख़राब हो जाता है। इसीलिए रास्ते में बीच बीच में इस तरीके के शॉर्टकट्स भी आते हैं जो पथरीले हैं, थोड़े से रिस्की है, लेकिन बावजूद उसके ये काफ़ी सारा डिस्टेंस कट कर देते हैं। और ये हमारा मफ़िन बैग में बैठे बैठे बहुत परेशान हो रहा था, तो हमने सोचा चलो इसे थोड़ा चला दे। कुछ देर चलने के बाद इसे समझ में आ गया कि बैग ही इसके लिए सही है। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि बाबा के दर्शन के लिए चढ़ाई ही सिर्फ मुश्किल है तो उतरने का रास्ता भी उतना ही कठिन है। आप देख लो, वहाँ से होते हुए आए हम लोग, यहाँ से नीचे। सीधे रास्ते पे 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट एक मतलब नॉर्मल वॉक पे, सीधे वॉक पे। इसमें कितना लगेगा उतार पे? आधा घंटा। अभी और 9 किलोमीटर चलना है। अभी क्या बोल रहा है? अभी नहीं रास्ता, अभी का अच्छा रास्ता है। दोस्तों, यहाँ पे लगे पुराने साइन बोर्ड्स के कारण पता ही नहीं लगता कि आप आखिर में कितना किलोमीटर चल चुके हैं और कितना किलोमीटर आपको और चलना है। तो गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि बाबा की यात्रा में आप ऊपर चढ़ते हुए आपको कठिनाई होगी तो और नीचे उतरते वक्त बहुत आसानी से उतर जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीचे उतरते वक्त भी उतनी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन बाबा का नाम लेते जाओ और बस चलते जाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल जॉलीवुड। तो अब सुबह के बज रहे हैं कुछ अराउंड, कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहे हैं, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और अब हम लोग निकल चुके हैं सोनप्रयाग से। कल रात को हम लोग पहुँचे अराउंड 10:30 बजे गौरीकुंड पहुँचे और शुरू हमने किया था वहाँ से अराउंड 10 बजे सुबह में, मतलब 10 बजे केदारनाथ से हमने नीचे उतरना शुरू किया था। हम लोग गौरीकुंड पहुँचे रात को 10:30 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और इस वजह से हम लोग जल्दी चल नहीं पाए। रास्ते भी इतने अच्छे हैं नहीं, तो उस वजह से काफ़ी स्लो वॉक हुई। लेकिन समहाउ 10:30 बजे पहुँचे और हालत सबकी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ। हम लोग 2 कदम भी चलने के हमारे में एनर्जी नहीं थी। एंड उसके बाद में वहाँ से हमने सोनप्रयाग के लिए अगेन जो टैक्सी लेनी पड़ती है कंपलसरी, वो टैक्सी ली, वो गाड़ी ली एंड सोनप्रयाग पहुँचे। सोनप्रयाग से हमने थोड़ा सा आगे वहीं पे एक रात के 12:30 बज चुके थे जब तक सीतापुर हम लोग पहुँचे। तो सीतापुर में हमने एक छोटा सा होटल ले लिया रात में स्टे करने के लिए। एंड देन सुबह बस उठ के हम लोग अब निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे टाइम के अनुसार सेट हुआ तो हम लोग बद्रीनाथ जाएंगे, वरना हम सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे, क्योंकि मुंबई पहुंचना भी अब हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी की चीज़ें हैं। तो लेट्स सी, अगर रास्ते में हम डिसीजन लेंगे कि बद्रीनाथ जाएं या बद्रीनाथ ना जाएं। तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको आगे की जो अपडेट्स है अबाउट द जर्नी, अबाउट द होटल, अबाउट स्टेज एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू।
तो दोस्तों जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों भी ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है, लेकिन दोनों के जाने के जो रास्ते हैं वो अलग अलग है। तो इसीलिए सोनप्रयाग से होते हुए गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से आपको रुद्रप्रयाग वापस आना है और वहां से आपको वापस बद्रीनाथ के लिए सेम डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन यहाँ की खूबसूरत बात यह है कि बद्रीनाथ जाने के लिए आपको मंदिर तक आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं, जो सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि बद्रीनाथ जाने की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ आप अपनी गाड़ी लेकर मंदिर के करीबन 1 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी खुद की लेकर जा सकते हैं, लेकिन रास्ता ये भी उतना ही मुश्किल है। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे और पक्के रास्ते ज़रूर बनाए गए हैं, लेकिन पहाड़ों में होने की वजह से यहाँ पे अक्सर बारिश और लैंडस्लाइड्स होती रहती है और इसीलिए लैंडस्लाइडिंग में पत्थर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर आप पहाड़ों में जाते हैं तो ये खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। खैर, इसके अलावा आपको यहाँ पहुँचने के लिए और कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों हमने तो हमारी जर्नी की शुरुआत कर दी थी दोपहर को 1 बजे सीतापुर से, और हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि शायद हम पहुँच जाएंगे शाम के 7 बजे तक, लेकिन हमारा ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पिछले दिन की थकावट थी और उसी के साथ साथ ये पहाड़ी रास्ता है भाई, यहाँ पे आप 100 किलोमीटर इतनी जल्दी नहीं कट कर सकते हो। तो हमें पहुँचते पहुँचते करीबन 9 या 10 बज जाने थे। तो हम लोग बस एक रास्ते में एक प्यारी सी जगह पे रुक गए। तो गुप्तकाशी से हमें सीधा रास्ता दिखाया गया था, लेकिन हमने एक शॉर्टकट लिया है जो हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया था। हमें कहा गया है कि रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन यहाँ से आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो ये रहा बद्रीनाथ, यहाँ से हमें कुछ 181 किलोमीटर्स दिखा रहा है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो गाइस जैसे कि लोकल्स ने बताया था, ये रास्ता शुरुआत में थोड़ा ख़राब ज़रूर था, लेकिन आगे चल के ठीक ठाक ही था। सीनरी बहुत अच्छी थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे रुक के रिलैक्स कर ही लिया जाए, और उसी के साथ साथ में बच्चे गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो चुके थे, तो उन्हें भी थोड़ी सी शेयर करवा ली जाए। तो अब हम निकल चुके हैं हमारी मंजिल की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ता ठीक ठाक ही है, लेकिन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। तो दोस्तों मेरा ये पुणे से केदारनाथ तक का सफ़र और केदारनाथ के बाद में ये मेरा बद्रीनाथ का सफ़र जो है ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद में हम लोग वापस चलेंगे हमारे घर, यानी कि महाराष्ट्र। तो गाइज इस रोड ट्रिप से मैंने एक बात तो सीख ली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर ये रोड ट्रिप नहीं होती तो शायद मैं उत्तराखंड को और ये पूरी जो जर्नी मैंने अब तक की है, ये सारी खूबसूरत जर्नी इतनी नज़दीक से ना देख पाती। अगर मैं फ़्लाइट से चली जाती तो शायद मैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट तक ही सीमित रह जाती, और ये जो वादियाँ हैं जो मैं घूम रही हूँ ये शायद मुझे घूमने नहीं मिलती। इसीलिए मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी फ़्लाइट्स बुक नहीं हुई, मेरी हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं हुई और मुझे बाय रोड ये जर्नी करनी पड़ी। सो गाइज इस वक्त मैं पहुंची हूँ चोपटा में, और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पे बद्रीनाथ का मंदिर है। हमें बहुत लेट हो चुका है और पहुँचते पहुँचते अराउंड 9:30-10 बज जाएंगे, और मंदिर का टाइमिंग है 9 बजे तक का ही। तो हम कोशिश तो कर रहे थे कि हम जल्दी जल्दी गाड़ी भगाएं और जल्दी जल्दी पहुँचे, लेकिन फिर हमने सोचा कि एनीवेज़ हम लेट ही पहुँचेंगे, तो बेटर है कि हम थोड़ा नज़ारा जो है यहाँ का रुक के उसका मज़ा ले लें। तो ये भैया के पास में बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल्स रखे हुए थे, तो उसमें से मुझे एक बहुत पसंद आया तो मैंने ये खरीद लिया।
तो दोस्तों चोपता की इस खूबसूरत वादियों के बीच में बैठ के हमने मैगी का आनंद लिया और उसी के साथ साथ थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली और उसके बाद हम निकल पड़े हमारी बद्रीनाथ की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। आप ये रास्ता देख सकते हैं कि ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से जोशीमठ पहुँचने तक ये हरियाली ही हरियाली है, लेकिन आगे जो रास्ता आने वाला है वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हो, एक साइड पे पहाड़ है तो दूसरी साइड पे खाई है और रास्ता इतना छोटा है कि दो गाड़ियों को पास होने के लिए बहुत दिक्कत होती है। लेकिन डर ये बात का नहीं है, डर इस बात का है कि यहाँ पे जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स होती है। आप ये जो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं ना, ये पत्थर पहाड़ों से गिरे हुए हैं और वो किसी भी वक्त कहीं से भी गिरते हैं। जिस वक्त हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, कुछ ट्रैवलर्स ने हमें रुक के बताया कि रात के समय में कृपया ट्रैवल ना करें, क्योंकि ठीक एक दिन पहले यहाँ पे ऐसा ही एक पत्थर एक ड्राइवर के सर पे गिर गया और गाड़ी के साथ साथ यू नो व्हाट आई मीन। तो बस इसी डर के साथ साथ अपनी आंखों को खुली रखते हुए मैं तो भैया भगवान का नाम लेते लेते बस चलती रही और बस मन में एक ही गाना आ रहा था। गाने की लाइंस कुछ ऐसी है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये गाना सुना होगा। खैर इस रास्ते पे चलते हुए यही गाना आपको ध्यान में आएगा। किसी तरीके से हम तो रात में पहुंच गए थे भैया और उसके बाद में रात में हम वैसे ही वहीं रुक गए और सुबह सुबह होते ही 4 बजे के टाइम पे हम निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह के 4 बजे भी यहाँ पे भक्तों की एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं है, इंक्लूडिंग अस। तो हम अब यहाँ से प्रसाद खरीदेंगे और प्रसाद लेके हम चलेंगे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। दोस्तों हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तट से लगभग 3122 मीटर की ऊंचाई पर लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा के संगम के समीप ये पुण्य स्थान स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ की यात्रा के बिना सारी तीर्थ यात्रा अधूरी है। दोस्तों कहा जाता है कि इस स्थान पर कभी बेर या बद्री की बेशुमार झाड़ियां थी और इसीलिए इसे बद्री वन भी कहा जाता था। हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों सुबह के 5 बज रहे हैं। हम लोग रात में पहुंच गए थे यहाँ पे, लेकिन रात भर यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है और अभी सुबह में भी बारिश हो रही है। जैसे तैसे हम लोग रात में रुके और अब सुबह सुबह दर्शन लेंगे। आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ मैं, आप लोग बने रहिए। जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी कि जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे फिर मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रेम और ये हमारी बेटी स्वरूपा जिस सब की हालत खराब है। केदारनाथ से नीचे उतरने के बाद में हम सबके पैर जम चुके हैं और चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। बस अब ये हमारा यहाँ का आखिरी पड़ाव है, उसके बाद हम सीधा घर चलेंगे। तो बस अब कुछ ही देर में बद्रीनाथ मंदिर हम पहुँचने वाले हैं। दोस्तों यात्रा और धार्मिक दृष्टि से बद्रीनाथ का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। इसकी स्थापना सतयुग में हुई थी। कहा जाता है कि आदि युग में नर और नारायण ने, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने और द्वापर युग में वेद व्यास ने तथा कल युग में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में धर्म और संस्कृति के सूत्र पिरोए। यहाँ गर्म और ठंडे पानी के स्रोत भी है। शंकराचार्य के समय से इसे बद्रीनाथ कहा जाता है। व्यास मुनि का जन्म भी बद्री वन में ही हुआ था और इसीलिए वेद व्यास को बद्रायन भी कहा जाता है और इसी आधार पर मुख्य मंदिर का नाम भी बद्रीनाथ पड़ा है। बस मैं मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुकी हूं और कुछ ही मिनटों में मुझे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे। दोस्तों बद्रीनाथ भगवान श्री विष्णु का धाम है। मंदिर अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है।
पत्थरों से बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है, जिसके ऊपर 3 स्वर्ण कलश चमकते दिखाई देते हैं, जिसका रंगीन बाहरी द्वार सिंह द्वार कहा जाता है। इस मंदिर की सुंदरता एवं भव्यता देखने योग्य है। तो बस इसी घंटा के साथ मैं पहुंच चुकी हूं भगवान श्री विष्णु के सामने। भगवान श्री विष्णु के मंदिर आओ और महालक्ष्मी का मंदिर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब मैं मंदिर के बाहर आ चुकी हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर बहुत सारे अन्य भगवान के मंदिर भी है, जिसमें माता महालक्ष्मी का मंदिर भी शामिल है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी खाना पकाती है और विष्णु जी परोसते हैं। दोस्तों, मंदिर अंदर से बहुत ही भव्य और सुंदर है। इस मंदिर के अंदर आपको भगवान हनुमान का मंदिर, उसके अलावा घंटा कर्ण का मंदिर और अन्य मंदिर भी दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, मंदिर के बाहर से हमने भी प्रसाद लिया, हनुमान जी के दर्शन किए, भगवान नारायण के मंदिर में नारायण जी के दर्शन किए, घंटा कर्ण के दर्शन किए और उसके बाद में हम चल पड़े आगे चलने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, बद्रीनाथ मंदिर भगवान श्री विष्णु का धाम है और इसीलिए यहाँ पे तुलसी माला चढ़ाई जाती है और तुलसी माला प्रसाद में चढ़ाई जाती है और वही भक्तों को वापस मिलती है और खास कर लड़कियों को वो सर पर पहनाई जाती है। ये मुझे सबसे अलग बात लगी यहाँ की। अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर के बाहर और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंदिर है और कितना खूबसूरत दृश्य है। सुबह सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं आजू बाजू की जो वादियाँ हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही है। उत्तराखंड की इस पावन धरती को देवताओं और प्रकृति का मिलन स्थान भी कहा जाता है और सच में ये प्राकृतिक नजारा देखने योग्य है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं हमारे और इसी के साथ हमारी 4 धाम यात्रा का आज का ये आखिरी पड़ाव भी संपूर्ण हुआ। आई होप आप लोगों को मेरी ये यात्रा पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर और मैं आप लोगों को मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में, जॉलीवुड के वीकेंड व्लॉग पे। आप लोगों को मेरा चैनल और मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये मुझे प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों को फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीकेंड। तब तक के लिए हर हर महादेव।